चलो देखो बेटा, तो अब इस पे क्वेश्चन करना है हम लोग को, कैश डिस्काउंट पे। आइए क्वेश्चन नंबर 8। 8 नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5, पहले बनाइए एक कैश बुक। लगभग इसमें पूरा पेज आपका लग जाएगा। चलो ये हो गई कैश बुक। और इसके नीचे बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। चलो अब देखो बेटा कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ जो, देखो इसमें क्या लिखा है बेटा। द दिल्ली आर्ट वेयर लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 1 lakh preference shares of rupees 100 each. The share capital to be collected as under। कह रहे हैं बेटा 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, 100 रुपए का एक, दोनों 100 100 रुपए के हैं। और पेमेंट कुछ इस तरीके से आया है और हमसे कहा जा रहा है ऑल दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। और फिर कहा है फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर्स एंड ऑन 88,000 प्रेफरेंस शेयर। तो अब ये देखो कुल मिला के फाइनल कॉल में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी क्वेश्चन पूरा ठीक है। तो अब हमसे कहा गया कैश बुक बनाइए और बाकी के ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करिए। तो अब देखो नोटिस करना, एप्लीकेशन एक साथ दिया है दोनों का, ठीक है, अलॉटमेंट ऐसे करके दिया है। तो अब आइए इसकी हम लोग एंट्री पास करना शुरू करें। सबसे पहले पहली एंट्री क्या होगी बताओ। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। उसको जब पोस्ट करोगे तो यहां पे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बेटा 5,000 शेयर थे, एट ₹25 ईच। तो ये आ गया 12,50,000। कैश बुक के पास लिख लेंगे बैंक कॉलम ओनली, बैंक कॉलम ओनली। ठीक है ये हो गया। अच्छा
ये हमने लिख लिया। अच्छा मैं लिख के भी दिखाता हूँ। इधर देखो, जब शेयर इशू हुआ तो क्या एंट्री हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बैंक अकाउंट यही है, इसकी डेबिट साइड में आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ तक ठीक है? अब बताओ, क्योंकि दोनों आस ही पास दिए हैं, बताओ प्रेफरेंस शेयर जब भेजोगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, यही होगा ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ लिखोगे टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। बेटा 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का तो है, लेकिन 20 रुपए लिए हैं एप्लीकेशन पे। तो 1 लाख शेयर एट द रेट ₹20, 20 लाख ही आ गया। बीस लाख ही आ गया। ठीक है, अब देखो पहली एंट्री हो गई, यहाँ पे देखते जाइए। पहली हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अब इसकी अगली एंट्री क्या बनती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और इसकी अगली बनती है प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये कहाँ होगी? जर्नल में। ठीक है, तो अब यहाँ नीचे लिखो, पहले इक्विटी वाली, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000 being application money transfer to share capital। ऐसे हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख being application money transfer to शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन पहले मिला, फिर ट्रांसफर हुआ। अब बताओ अलॉटमेंट क्या होगा? पहले कलेक्ट होगा कि पहले ड्यू होगा? तो अब दोनों अलॉटमेंट यहाँ ड्यू कर दिया जाए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल being allotment due preference share allotment account debit to preference share capital being allotment due on preference share। आइए देखिए अलॉटमेंट पे 20 रुपये इक्विटी का और 30 रुपये प्रेफरेंस का, 50,000 इंटू 20, तो 10 लाख तो आ गया इक्विटी वाला।
1 लाख इंटू 30 लाख आ गया प्रेफरेंस शेयर का। और पैसे नहीं मिले हैं कॉल पे, फाइनल कॉल पे, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब पैसा मिलेगा भी तो यही मिलेगा। तो आइए इसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। तो लिखिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख, 50,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से। और टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख शेयर पे 30 रुपीज के हिसाब से। चलो एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, आगे बढ़िए। अब कॉल ड्यू होगी। अब कॉल ड्यू होगी तो ड्यू की एंट्री यहाँ होगी। चलिए कॉल ड्यू कराइए। फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है, तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। पहली कॉल पे 30/20 50,000 शेयर पे 30 रुपीज, 15 लाख हो गया। और ये है 1 लाख शेयर पे 20 रुपीज के हिसाब से हो गया 20 लाख। और जब इसका पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। और इसको लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट में। आ जाओ बैंक अकाउंट में, यहाँ लिखा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 शेयर पे ₹30 टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख शेयर पे ₹20। 15 लाख और 20 लाख। अब फाइनल कॉल ड्यू होगी तो यहाँ पे एंट्री होगी उसकी। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल
account debit to preference share capital being final call due being final call due 25 रुपए हैं इक्विटी के और 30 रुपए इसके 25 × 50 तो ये हो गया बेटा 1,12,50,000 फिर से और 1 लाख इंटू 30 लाख दोबारा से ड्यू हो गया। अब पैसे कलेक्ट करने की बारी आई तो ये देखिए स्क्रीन पे अब यहाँ लिखा है लास्ट में बताओ इक्विटी शेयर कितने इशू हुए थे 50,000 पैसा आया है केवल 42,000 का तो जिसका पैसा आएगा वही तो कैश बुक में जाएगा। प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे 1 लाख लेकिन पैसा आया केवल 88 का तो जिसका आएगा वही जाएगा तो वहां लिख देंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 50,000 शेयर पे नहीं 50 नहीं 42,000 शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 88,000 शेयर पे 30 रुपीज के हिसाब से। जो पैसा नहीं मिला बेटा वो कॉल से अरियर में जाएगा लेकिन उसको लिख नहीं सकते हम लोग। इतना लिखिए फिर समझाता हूँ क्यों नहीं लिख सकते। हो गया चलो अब देख लो क्यों नहीं लिख सकते उसका लॉजिक देखिए बताइए मुझको। जब फाइनल कॉल ड्यू होगी तो क्या एंट्री बनाई थी इक्विटी वाली बताओ इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो बेटा। मान लो 50,000 शेयर थे अब 42 का पैसा मिला हमें तो हम एंट्री क्या पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट बेटर होता है हम इसको बना ही लें टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल यही ना। अब देखो 42 का पैसा मिला तो 42 यहाँ आएगा 8 यहाँ जाएगा 50 का हिसाब हो गया। अब आपने लेजर पोस्टिंग में पढ़ा है जब बैंक अकाउंट में लिखोगे तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लेकिन अमाउंट तो यही जाएगा समझ आए। और ये एंट्री मुझे लिखनी नहीं है इसीलिए मैं कॉल सिनेरियो कहीं लिख भी नहीं सकता क्योंकि बैंक वाली एंट्री लिखनी ही नहीं है ना उसको सीधा पोस्ट करना है तो इसलिए हम कॉल सिनेरियो नहीं लिख पाएंगे समझ में। तो इसीलिए डायरेक्ट वो अमाउंट हम लोगों ने वहां पे लिख दिया। उसने कहा है ना बैंक जिस एंट्री में ना आए वही लिखो तो इसमें तो बैंक आया है तो इसको लिख सकते नहीं तो लिख दिया अब इसका टोटल कर लो। और ये आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। तो अगर गलत होता ये तो ऐसे गलत होता कि वो हमसे ये मांग लेता है कि बैंक को छोड़ के बाकी सब की एंट्री बनाओ और बैंक वाले ट्रांजैक्शन को ले जाके लिखो बैलेंस शीट में।
हो गया? ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अच्छा, ये हुआ। अब सुनो, हटा दो इसको। किसी किसी क्वेश्चन में बेटा बैलेंस शीट मांगा है, अब ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट तुम लोग में नहीं है, अभी जब इंटरमीडिएट में आओगे तो बैलेंस शीट है सिलेबस में। जितना अपने काम का है उतना मैं दिखाता हूँ आपको। अगर कभी मांग भी लेता है तो हम लोग को सिर्फ करना होगा उसका एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो अभी जब वहां पे आओगे तो अलग से हम लोग पढ़ते हैं, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ते हो किसका, सोल प्रोप्राइटर का, एनपीओ का, यहाँ पे वो सब है। अब आगे अगले लेवल पे आगे पढ़ना होता है कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, पीएल कैसे बनेगा, एंड सो ऑन। तो जो हमारे काम का है पहले हम वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है बैलेंस शीट की। ये देखो, बैलेंस शीट हम लोग ऐसे बनाएंगे, सब लोग सामने देखिए। हमें जब भी बनाना होगा तो एक्सट्रैक्ट बनाना होगा बेटा। तो एक्सट्रैक्ट में कैसे बनेगा, देखो, हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो टी शेप में बनती है। ये इधर एसेट्स लाइबिलिटी साइड हो गई, इधर एसेट साइड हो गया, तो ऐसे टी शेप में बनता है ना। कंपनी की बने, ये हॉरिजेंटल हो गई, कंपनी की बनेगी तो वर्टिकल बनेगी। पहले हम लोग लाइबिलिटी लिखेंगे, बाद में एसेट लिखेंगे। ठीक है, अब लाइबिलिटी को लाइबिलिटी नहीं, क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, क्या लिखेंगे? ठीक है, और एसेट्स तो एसेट्स ही हो गए। आपका एसेट्स खाली दो टाइप के हुए, एक नॉन करेंट एसेट और एक करेंट एसेट। क्या क्या बोला मैंने? नॉन करेंट एसेट और वो एसेट जो 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या बोलेंगे, करेंट एसेट। और जो ना हो, ज्यादातर आपका पाला पड़ेगा करंट एसेट से। क्यों, हम लोग की एंट्री में क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बहुत बनवाएगा बैलेंस शीट तो करंट एसेट में बैंक आएगा, करंट एसेट में क्या आएगा, बैंक आएगा। या मान लो वो वाली एंट्री आ गई, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, जमीन खरीदी, लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर टू इक्विटी शेयर, तो जमीन आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर से एक बार बताओ, जब हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं अदर देन कंपनी, कंपनी को बोलते हैं कॉर्पोरेट एंटिटीज, क्या बोलते हैं? और जो कंपनी नहीं है उसको बोलेंगे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। समझ आए? तो जब मैं बोलूँ नॉन कॉर्पोरेट तो अपने मन में सोचना कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, फाइनल अकाउंट, इन सब की बात हो रही है, और कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी। ठीक है, अच्छा, तो फोकस करिए सब लोग। तो जो बिजनेस होता है वो दो टाइप का होता है, एक बेटा, एक होगा कॉर्पोरेट एंटिटीज का, कॉर्पोरेट एंटिटीज का, और एक होगा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का। ठीक है, कॉर्पोरेट एंटिटी का क्या मतलब हो गया, कंपनी, क्या मतलब हुआ, और नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी नहीं है वो सब। ठीक है, अब कंपनी कितने टाइप की होती है, कंपनी कितने टाइप की होती है, देखो सामने देखिए। हम लेके अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, लॉ के हिसाब से नहीं, लॉ में नहीं होता कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट, समझ आए? अब सुनो, अकाउंट के हिसाब से कंपनी दो टाइप की होती है। स- दो दो टाइप की होती है बेटा, पहला स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, क्या बोला मैंने, और अगली होती है नॉन एसएमसी। नॉन एसएमसी का मतलब स्मॉल एंड मीडियम जो नहीं है। तो जो स्मॉल एंड मीडियम नहीं है तो ये कैसी हो गई, ये बड़ी कंपनी हो गई। नॉन एसएमसी का मतलब बड़ी कंपनी, और एसएमसी का मतलब क्या हो गया, छोटी कंपनी। समझ आए? फिर से एक बार, व्यापार टोटल कितने टाइप का हुआ, दो टाइप का, एक कॉर्पोरेट और एक नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, अब कोई सी भी कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड, वॉटेवर। ठीक है, तो हम लोग अकाउंट में दो भागों में बांटते हैं, एक एसएमसी और एक नॉन एसएमसी। एसएमसी मतलब जो छोटी कंपनी है, और नॉन एसएमसी का मतलब क्या हुआ, जो बड़ी कंपनी है। ठीक है बेटा, अब जो छोटी कंपनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अपना काम करती है, किससे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? मतलब जो रूल्स ये इंस्टीट्यूट बनाएगा उसी से क्या चलती है, स्मॉल स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। और जो बड़ी कंपनी है वो खाली इंडिया में तो होगी नहीं, विदेशों में भी होगी, मल्टीनेशनल होगी, तो उस पे लगता है इंड एस। क्या लगता है, उस पे लगता है इंड एस। ठीक है, अब इंड एस क्या होता है, इंड एस क्या होता है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो, जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, कल को जब डिग्री मिल जाएगी और अगर प्रैक्टिस करोगे,
नौकरी नहीं करोगे, प्रैक्टिस। तो आप लोग इंस्टीट्यूट के मेंबर बोले जाओगे। स्टूडेंट से क्या बन गए? मेंबर। जो आज आपका सीआरओ नंबर है, सीआरओ ही तो चल रहा है कि एनआरओ, क्या है तुम लोग का? वही सीआरओ बन जाएगा मेंबरशिप नंबर। सीआरओ हट जाएगा, कहीं साइन करोगे तो वही मेंबरशिप नंबर बन जाएगा। समझ आए? तो क्या है, तो आप मेंबर, तो आपसे इंस्टीट्यूट है क्योंकि आप उसके मेंबर हो गए। तो वैसे क्या है बेटा, पूरे विश्व में 1+1 तो 2 ही होता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का जो अकाउंट है वो अलग अलग है। कोई डेवलपिंग कंट्री है, कोई अंडर डेवलप्ड है, कोई डेवलप्ड हो चुका है। समझ रहे हो ना? तो हर जगह का अकाउंट अलग अलग है। तो अब बड़ी दिक्कत होती है, जैसे छोटी छोटी चीज बता, क्या बहुत सारी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? हम लोग के यहाँ करंट एसेट कुछ और होता है, यूएसए में कुछ और है, यूके में कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और है, कनाडा में कुछ और है, मतलब तमाम सारी चीज़ें हैं। अब एक कंपनी जो 10 जगह है, तो वो पहले इंडिया में इंडिया के हिसाब से काम करेगी, कनाडा में कनाडा के हिसाब से, यूके में यूके के हिसाब से, यूएसए में यूएसए के हिसाब से। फिर पता चला उसको अपनी एक बैलेंस शीट बनानी है, तो सब मिला के फिर से बैलेंस शीट बनाएगी। समझ आ रहा है? क्यों? हर जगह की अकाउंटिंग अलग अलग है, तो ये बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाता है। तो इसका उपाय क्या निकाला गया? उपाय ये निकाला गया बेटा, अब जैसे सीए इंस्टीट्यूट के आप लोग मेंबर हो गए, वैसे एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया। इंटरनेशनल, हर देश उसका मेंबर है। अब यहां से आता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या आता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब वो हर देश क्या करते हैं, अपने अपने देश में धीरे धीरे लागू करते हैं। समझ में आई बात? तो जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में आता है, तो इंडिया में वो इंड एस नाम से लागू किया जाता है। समझ में है? ठीक है, आप लोग की बुक्स में मॉड्यूल पढ़ोगे तो उसमें इंड एस के खाली नाम है 2-4। अभी जब फाइनल में पहुंचोगे तब इंड एस पढ़ना होता है, इंटर तक भी इंड एस नहीं होता। तो इंड एस ये होता है। अब बताओ, कंपनी कितने टाइप की हुई? दो, एसएमसी और नॉन एसएमसी। अब आप अभी और इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करोगे एसएमसी की, फाइनल्स में जब पहुंचोगे तब पढ़ाई करनी होगी नॉन एसएमसी की। समझ आए? अच्छा, इस पे एसएमसी पे क्या लगता है? इंड एस। और नॉन एसएमसी पे क्या लगता है? एसएमसी पे लगेगा एएस और नॉन एसएमसी पे लगेगा इंड एस। इंड एस क्या होता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब इंडिया में लागू किए जाते हैं तो वही क्या होता है? इंड एस होता है। और उसको लागू करने में बहुत दिक्कत है। बताओ, 10 रुपए का शेयर 12 में इशू कर दिया, 2 रुपए कहाँ जाता है? प्रीमियम में जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, ये बात अकाउंट में नहीं लिखी। अकाउंट में तो 3 ही अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ये बात कंपनीज एक्ट में लिखी है। तो हमारी अकाउंटिंग किसके हिसाब से चल रही है? हम लोग के अकाउंट में टैक्स है, टैक्स में ऑडिट है, ऑडिट में कुछ और है, सब आपस में गुथे हुए हैं। अब अचानक से अगर सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू कर दिए जाए तो पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। समझ आए? तो धीरे धीरे टुकड़ों में उसको लागू किया जाता है। पहले बड़ी कंपनी पे, फिर उसको लेके आते हैं धीरे धीरे छोटी कंपनी पे, और एक एक करके चेंज करते हैं, क्योंकि हम सब कुछ एक साथ नहीं चेंज कर सकते ना। उसको चेंज करने के लिए कंपनीज एक्ट चेंज करना पड़ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं। यहाँ तक हुआ। बताओ मुझे, करंट एसेट क्या पढ़ा है आपने? जो 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वही क्या है? करंट एसेट है। जो अभी तक पढ़ाई करी है वो। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जो कंपनी शिप बनाती है, क्या बनाती है? 4 साल में शिप बन के तैयार होता है। 4 साल में बनेगा तब वो बिकेगा। समझ में है? तो उनके यहाँ ये डेफिनेशन फेल हो जाती है, इसीलिए बनाया गया कंपनीज एक्ट 2013। अब उसमें कहा गया वो एसेट, करंट एसेट हैं जो 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएं या ऑपरेटिंग साइकिल में कन्वर्ट हो जाएं। किसमें? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब सामान बना के बेचने तक के बीच में अगर कैश में कन्वर्ट हो गए तो वही क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल है। अब ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या हुआ? बहुत डिटेल होता जा रहा है। देखो, मैंने अपनी जेब से पैसा निकाला, रॉ मटेरियल खरीदा, मान लो लकड़ी खरीदी, फर्नीचर बना के मैं बेचता हूँ। 15 दिन लकड़ी सूखी, फर्नीचर बनाने लायक हुई 15 दिन। फिर फर्नीचर बनना शुरू हुआ, 20 दिन में फर्नीचर बन के तैयार हुआ। तैयार होके बेटा फिर वो 10 दिन शोरूम में रखा है, तब वो बिका। बिका तो उधार पे बिका। फिर उसके 15 दिन बाद मुझे पैसा मिला। तो यहां से यहां तक का जो समय है, इसी को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। समझ में है? अब ये किसी के लिए डेज में होगा, किसी के लिए मंथ में, किसी के लिए ईयर में।
समझ में? ठीक है। तो 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 ऐसे अलग अलग डेफिनेशन होती है। अब मेरी बात सुनिएगा, देखिए, तो मैंने कहा जब भी हम लोग बैलेंस शीट यहाँ बनाते हैं नॉन कॉर्पोरेट का, तो अभी तक आपने ऐसे बनाया, ये हो गया एसेट साइड, ये हो गया लाइबिलिटी साइड, हॉरिजेंटल बोलते हैं इसको, बैलेंस शीट बनती है। लेकिन जब एसएमसी की बनाओगे बेटा, तो ये हुआ लाइबिलिटीज यहाँ रहेंगी, एसेट्स यहाँ रहेंगे, एसेट्स यहाँ रहेंगे। और जब नॉन एसएमसी की बनाओगे तो एसेट ऊपर पहुंच जाता है, लाइबिलिटी फिर नीचे आ जाती है, उसमें और चेंजेस हो जाते हैं। मतलब क्लास पढ़ने के बाद अभी अडानी की बैलेंस शीट डाउनलोड करके देखोगे तो उसमें एसेट ऊपर मिलेगा, लाइबिलिटी नीचे, क्योंकि अडानी की कंपनी कैसी होगी, एसएमसी की नॉन एसएमसी। समझ में आया? ठीक है। तो अब देखो, तो अब ये लाइबिलिटी ऊपर आएगी, एसेट नीचे आएगा। लाइबिलिटी को खाली लाइबिलिटी नहीं बोलते, बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो ये रहा और ये हो गए एसेट्स। बोलो, इतना समझ में है? एसेट आसान है। एसेट में दो हुए बेटा, एसेट में दो हो गए, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। कौन कौन से? ठीक है। करेंट एसेट क्या होता है? जो 12 महीने में या ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करेंट, जो ना हो वो नॉन करेंट। समझ में आ गया? अब आ जाओ, और ज्यादातर हम लोग को मिलेगा वो, ये देखो यहाँ, ये है अपनी एसेट साइड। एसेट साइड में ये हेडिंग देखो, ये है अपनी एसेट साइड बेटा। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये करंट एसेट है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? नॉन करंट एसेट। बहुत डीप में नहीं आएगा, बस इतना समझना है आपको क्या क्या है। तो ये हुआ। अब अगली बात सुनो, अब लाइबिलिटी साइड में आएंगे, तो लाइबिलिटी साइड में हम हेडिंग डालते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और बैलेंस शीट 2 साल की बनती है। कितने साल की? इस साल का भी डेटा लिखना पड़ेगा, एज वेल एज पिछले साल का भी लिखना पड़ेगा। क्यों? जिससे शेयर होल्डर समझ पाए, अच्छा पिछले साल तुम्हारी शेयर कैपिटल 100 की थी, अब 200 की हो गई, तो तुमने इसका मतलब 100 का शेयर इशू किया। समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोगों में 2 साल का नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। 1 साल का ही पूछने में बहुत लेंदी हो जाता है। एग्जाम में हमेशा आता है 1 साल का। बोलो, इतना समझ में है? अब बेटा देखो, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, 4 मेन हेडिंग होती हैं लाइबिलिटी साइड में। कौन कौन सा? शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। बोलो, कौन कौन सा? शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ठीक है। हम लोग का पाला जहां तक पड़ेगा यही बेटा, ये 2 आएंगे बस, पहले वाले से ही मतलब है। शेयर होल्डर फंड का मतलब मालिक का पैसा। शेयर होल्डर क्या होता है? मालिक। मालिक का पैसा क्या होता है? जो उसने कैपिटल लगाई वो मालिक का पैसा है, और जो रिजर्व बना के रखा है वो भी किसका पैसा है? मालिक का। बोलो, ठीक है। तो मालिक का 2 पैसा होता है, एक शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल लिखा है, नोटिस करना, इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड सो ऑन, सब कुछ अभी बताता हूँ डीप में। तो शेयर कैपिटल आएगी और रिजर्व अच्छा, शेयर कैपिटल के लिए अलग से हमें नोट बनाना होगा, और रिजर्व के लिए अलग से हम लोग को नोट बनाना होगा बैलेंस शीट के नीचे। समझ में है? बताओ, हॉरिजेंटल बनेगी कि वर्टिकल? वर्टिकल बनेगी। पहले क्या लिखोगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसके बाद एसेट्स। एसेट्स के 2 टुकड़े, कौन कौन सा? नॉन करेंट और लाइबिलिटी साइड में 4 हेडिंग पड़ी, कौन कौन सी? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। यही ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, इसको हिला नहीं सकते, ऊपर नीचे नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। अब अब हम लोग यहाँ है, शेयर होल्डर फंड, मालिक का पैसा। तो शेयर होल्डर फंड में पहला शेयर कैपिटल, पहला, उसके बाद रिजर्व या रिजर्व एंड सरप्लस, कुछ भी लिख दो। ठीक है। तो यही 2 तक हम लोग का पाला पड़ता है, फिर भी मैं थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। तो ये हुआ शेयर कैपिटल और रिजर्व। अब आओ शेयर कैपिटल पहले पूरा कर लेते हैं। शेयर कैपिटल का क्या मतलब हुआ? तो देखो, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम यहाँ डायरेक्ट कुछ नहीं लिखेंगे, इसके नीचे हमें नोट बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बोलोगे? सब उस अच्छा, अब जो शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, किसका? उसमें बेटा 8 चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए, लेकिन हमें दिया नहीं होता, जो दिया होता है हम लोग वो करते हैं। 8 चीजें हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब क्या हुआ? ये देखो, मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। देखो, जैसे मान लो ये मैंने क्वेश्चन लगवाया बच्चों को, ठीक है। अब ये देखो, जैसे यहाँ लिखा है शेयर कैपिटल में लिखा है 2.5 लाख। अब इसका नोट नहीं बना तो इस पर कोई कुछ होगा ही नहीं, एक दो चीज होगा तो हो गया। इसके लिए नोट बना है 1, बना है ना? तो इसका मतलब इसके नीचे ये देखो,
यहाँ पे अपने पास नोट नंबर ये 1 रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ लिखा जाएगा। अब इस नोट का जो टोटल है वो टोटल कहाँ जाएगा, ऊपर बैलेंस शीट में जाएगा। नंबर बैलेंस शीट का नहीं होता, नोट्स टू अकाउंट्स का होता है। समझ में है? जब बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे तो कितने साल की, 2 साल की बनेगी, और उसके लिए क्या करना होगा, हमें नोट्स टू अकाउंट्स प्रॉपर देने होंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में है, जैसे हमने यहाँ लिखा शेयर कैपिटल 13 लाख की, तो यहाँ नीचे नोट नंबर 1 ये बन रखा है, और उसमें ये देखो यहाँ बना रखा है। अब उसमें पूरा प्रॉपर बताना पड़ेगा एक एक चीज आपको, ये कैसे आया 13 लाख, तो एक एक चीज हम लोग को सब दिया रहेगा। तो समझ में आया ना, बैलेंस शीट की जो फिगर है वो किससे मैच करना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट से मैच करना चाहिए। किससे मैच करना चाहिए? ठीक है। अच्छा अब आगे आइए, तो ये तो ओवरव्यू हो गया बेटा। अब समझो हमें क्या क्या लिखना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स में, तो इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, लेकिन सब क्वेश्चन में दिया नहीं होता, तो हम लोग जो होता है उससे काम चला लेते हैं। ये देखो, अब अगर शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाए तो इतनी सारी चीजें बतानी चाहिए। क्या क्या? नंबर 1, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, क्या चीज? तो कभी भी क्वेश्चन में ऑथराइज दिया होगा तो बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाएगा, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा। समझ आ रहा है? फिर हमें इशूड सब्सक्राइब्ड पेड अप कैपिटल देना चाहिए, फिर पार वैल्यू और नंबर उनका देना चाहिए। लिखा नहीं होता क्वेश्चन में 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 1000 उसका नंबर हो गया, 10 उसकी क्या हो गई, पार वैल्यू हो गई। फिर हमें उसका रिकंसिलेशन देना चाहिए। क्या चीज बेटा? रिकंसिलेशन का मतलब जैसे किसी के 1000 रुपए के शेयर कैपिटल पहले थी, 200 का उसने शेयर और इशू किया, 50 का बाईबैक कर लिया, तो अब जो आ रहा है मैच करना चाहिए ना शेयर से, तो ये हुआ रिकंसिलेशन देना चाहिए। फिर हमें उन शेयर होल्डर्स का नाम बताना चाहिए जिनके पास कंपनी के 5% से ज्यादा शेयर है। ठीक है, मतलब जो एसएमसी प्रॉपर, हम लोग तो सवाल लगाते हैं ना, क्वेश्चन में थोड़े ना होता है कि इनके पास 5% से ज्यादा शेयर है। जब वाकई में जाके प्रैक्टिस करोगे तो ये सब भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर कॉल्स इन एरियर अलग से बताओगे, अभी पढ़ा था शेयर फॉरफीचर, वो भी हम बताएंगे। और डिटेल्स ऑफ शेयर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, हम होल्डिंग कंपनी ने हमारा कितना शेयर लिया है वो भी बताना पड़ेगा। अगर होल्डिंग कंपनी ने मेरा शेयर लिया है तो वो भी मेरा शेयर होल्डर हुआ ना। समझ आए? तो अब देखो इतना सब जानने की जरूरत नहीं, अब ऐसे समझो, ऑथराइज तो लिखोगे, ऑथराइज मिलेगा, इशूड लिखोगे, सब्सक्राइब्ड पेड अप वो हो ही गया, उसका नंबर लिखना है और उसकी फेस वैल्यू लिखनी है कि इतना शेयर ऑफ रुपीज इतना ईच। रिकंसाइल करना है, रिकंसाइल कैसे होगा, रिकंसाइल का मतलब जैसे मैंने अभी बताया, कंपनी के पास 1 लाख शेयर पहले से थे, फिर कंपनी ने 2 लाख शेयर और इशू किए, इसमें से 300 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए, फिर ये 300 री इशू किए, सब ऐसे मैच करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये मैच करना चाहिए, ऐसे बनती है बैलेंस शीट। तो ये तो हो गया शेयर कैपिटल का। अब आ जाओ दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने प्रकार के जो भी रिजर्व मिले आपको, सबको इसी में लिख के जोड़ के लेके आना है। क्या क्या? जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, सीआरआर हो गया, डीआरआर हो गया, ठीक है, और पीएल, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करके, ये सब जितने भी, हम लोग को ये नहीं मिलेगा पीएल वगैरह, आपको बस ऐसे सीधे सीधे रिजर्व मिलेंगे, जोड़ के बस लिख देना। ठीक है, जोड़ के आपको लिख देना है। तो ऐसे बनती है कंपनी की बैलेंस शीट। अब बताओ क्या था, कैसे कैसे बनी? पहले लाइबिलिटी साइड को क्या लिखा हमने, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर 4 हेडिंग क्या पड़ी थी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। उधर एसेट्स में नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। तो मोटा मोटा बेटा कुल मिला के ये अपने पास हेडिंग्स हो गई। अब थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में आपको और बता दिया डिटेल में। तो ये देखो, ये हो गई शेयर कैपिटल, ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों बता दे रहा हूँ। अब ये देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पहले ये सुन लो, ये इजी है, फिर वो दूसरा वाला बताते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके नाम से ही पता चल रहा है। देखो इधर, देखो बेटा, हमने हमने शेयर इशू किया 1 मार्च को। कब इशू किया? 1 मार्च को इशू किया, तो एप्लीकेशन मनी यहां मिल गई। ठीक है, और अलॉटमेंट हमने मांगा 25 मार्च को, तो अलॉटमेंट का पैसा 25 मार्च को मिल गया। लेकिन अब ईयर खत्म होने वाला है, तो कंपनी लग गई बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में। 30 तारीख तक, 31 तारीख तक जब बैलेंस शीट बनी, तब तक शेयर का अलॉटमेंट नहीं हो पाया, शेयर का अलॉटमेंट
नहीं हो पाया और आपने अलॉटमेंट ड्यू करके पैसा ले लिया है, समझ आया? या मान लो एप्लीकेशन का ही पैसा ले लिया है, बताओ एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट में चला गया, ठीक है, और अभी तक उसको अलॉट नहीं कर पाए हो। अरे उसमें होता है ना, ज़्यादा एप्लीकेशन आई होगी तो फिर वापस भी तो करना पड़ेगा ना, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो जिसका अलॉटमेंट अभी नहीं हो पाया है उसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, एक हेड उसके लिए बना दिया गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि इनका एप्लीकेशन का पैसा आ गया लेकिन अलॉटमेंट अभी इनका पेंडिंग है, समझा? एप्लीकेशन का पैसा आ गया लेकिन अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, कुछ ऐसा मिलेगा तो उसके लिए सेपरेट हेड है अपने पास। बोलो ठीक है? अच्छा, शेयर कैपिटल बता दिया, रिजर्व बता दिया। शेयर वारंट क्या होता है? मिलेगा नहीं बेटा, कहीं होता ही नहीं, फालतू में बस पढ़ाया जाता है, सुन लो। शेयर वारंट क्या होता है? जैसे मान लो आप मेरी कंपनी का शेयर खरीदने आए, तो कब खरीदोगे? जब मैं शेयर इशू करूंगा तब खरीदोगे ना। कोई दुकान थोड़े ना, कभी भी जाओ कुछ भी सामान लेके आ जाओ, आप कह रहे हो नहीं हमको शेयर दे दो, हमने कहा शेयर इशू नहीं हुआ कहाँ से दें, आप कह रहे हो तब भी दे दो, तो हमने कहा ऐसे शेयर मिलता ही नहीं, तो आपने कहा कोई बात नहीं, लो मेरे से पैसे ले लो, जब इशू करना तो मुझे दे देना। तो कम पैसे की तलाश में हर कोई हमेशा रहता है, कंपनी कहती है लाओ पैसे दो, लेकिन डिविडेंड नहीं देंगे क्योंकि तुम शेयर होल्डर ही नहीं हो, आप मुझे पैसा दोगे हम पैसा रख लेंगे, एक रसीद काट के दे देंगे, वही रसीद क्या है? शेयर वारंट। समझ में? जब कभी भविष्य में शेयर इश्यू होगा तो आप उस टाइम पे क्या हो जाओगे? शेयर होल्डर। अब बताओ प्रैक्टिकली ऐसे होगा? पता नहीं क्यों ये हेड बना रखा है, कौन एडवांस में पैसा देगा? आदमी कहीं और इन्वेस्ट करके पैसा कमाएगा उस पर, की पता नहीं कब शेयर आएगा कंपनी का, समझ आया? तो आज तक कभी किसी क्वेश्चन में ये मिला ही नहीं, यहाँ से लेके फाइनल तक बस ये खाली लिखते हैं हम लोग, इसमें पढ़ते हैं। तो अब हम लोग के काम का जो आएगा बेटा, जब आएगा तो आप प्रॉपर जब बैलेंस शीट बनाओगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? पहले हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ कंपनी फॉर द पीरियड, ये पीरियड हो गया। अब इसके बाद हम जरूर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट। क्या लिखोगे? एक्सट्रैक्ट का मतलब अधूरी बैलेंस शीट, पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी ना, बैलेंस शीट आपके सिलेबस में ही नहीं भाई, समझ आए? पूरी जानकारी, जब पूरी जानकारी देगा तब ना मैच करा पाओगे, मैच नहीं होगी, कभी एसेट साइड की आइटम ही नहीं दी जाएगी, खाली लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा, तो कहाँ से मैच होगा? तो इसलिए हम लोग लिखते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? अधूरी बैलेंस शीट। हमारा पाला कहाँ तक पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमें यही शेयर होल्डर फंड बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम हो सकता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी जिस क्वेश्चन में कहेगा उसमें हम लोग लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। जब वो डिमांड करेगा कि इसको बैलेंस शीट में शो करो, कहाँ शो होगा, तो हम लोग दिखा देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे अभी याद करो ब्रेक से पहले वाली क्लास में जब क्वेश्चन लगाए थे, किसी किसी सवाल में, एक सवाल में 24,000 का वो था शेयर फॉरफीचर, 20 हो गया था, 4 बचा था, तो वो 4 दिखाया जाएगा, मतलब नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बना के तब फिर हम लोग शो करेंगे। समझ में आ रहा है? कितना किस में? शेयर कैपिटल में आएगा शेयर फॉरफीचर। अगर अगर शेयर फॉरफीचर का कुछ पैसा कैपिटल रिजर्व में चला गया तो वो कैपिटल रिजर्व किस में आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो जब, तो अब बताओ बैलेंस शीट कब बनाओगे? जब सवाल कहेगा, जब तक नहीं कहेगा तब तक हमें नहीं बनाना। फॉर्मेट आपको प्रॉपर आना चाहिए, ऑर्डर इधर उधर नहीं होगा, ठीक है? क्या क्या ऑर्डर है बताओ? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर 4 चीजें क्या कहेंगे? नंबर एक, हाँ शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी, उसके बाद करेंट लाइबिलिटी, उधर नॉन करेंट एसेट और करंट एसेट। अब इसमें होते बहुत है लेकिन उसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे फिक्स्ड एसेट जो है वो हम लोग यहाँ लिखते हैं, इनटेंजिबल यहाँ लिखते हैं, कैपिटल WIP यहाँ लिखते हैं। कैपिटल WIP मतलब कोई बिल्डिंग बन रही है अभी अधूरी है, पूरी बनी नहीं, तो कैपिटल एसेट है ना, पूरी बनी नहीं, 2 फ्लोर बना है अभी छत पड़नी रह गई है, तो उसको जितना पैसा उसमें खर्च हो गया उसको लिख देंगे लाके कैपिटल WIP। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कंपनी ने कोई रिसर्च करी, कोई इनटेंजिबल एसेट बनाया, कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर निकाला कंपनी ने, लेकिन अभी तक उस सॉफ्टवेयर का पेटेंट नहीं लिया है, पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, अप्लाई किया, रसीद मिल गई, लेकिन अभी सर्टिफिकेट नहीं आया, तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। या जैसे कोई दवाई बना ली, कोरोना की दवाई नहीं बनी थी, पहले दवा बनी, फिर वो तो रिसर्च होता है, जब बन गई तो फिर डेवलपमेंट होता है कि लोगों को दे दे के देखा जाता है नुकसान तो नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट फेज। समझ में? तो कोई ऐसा एसेट है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट जो आप खरीदो 12 महीने के अंदर बेचने के लिए, जो शेयर आपने खरीदा कि 12 महीने के बाद बेचेंगे, उसको क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट। समझ में आ रहा है? अरे शेयर जो इशू करता है उसके लिए लाइबिलिटी है, जो खरीदता है उसका तो एसेट है, तो यहाँ इसकी बात हो रही। हमने किसी को लोन वगैरह दिया है तो यहाँ लिखेंगे।
सरकार के पास हमारा कोई टैक्स ज़्यादा हमने दे दिया है तो हमें वापस आना है वहाँ से टैक्स, तो उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। तुम लोग सुनते नहीं होगे, फादर बोलते हैं कि मार्च की सैलरी कट गई पूरी, उसमें टैक्स में कट गई, और हर महीने टीडीएस भी कटता रहता है, तो सरकार एक लम सम बेसिस पे टैक्स ले लेती है। फिर जब रिटर्न फाइल होता है तब पता चलता है कि टैक्स ज़्यादा चला गया कि कम चला गया। तो अगर मान लो हमें 100 रुपये टैक्स देना चाहिए, हमने 80 दिया, तो 20 और देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं डेफर टैक्स लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे? वो लाइबिलिटी है ना, और 80 देना था, 100 चला गया, तो 20 वापस आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? डेफर टैक्स एसेट। डेफर टैक्स एसेट। हमने किसी को लोन वोन दिया है तो यहाँ लिखेंगे, ये सब जानते ही हो। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इसका मतलब डेटर प्लस बीपी, कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये बेटा बैलेंस शीट है। हमेशा आप एक्सट्रैक्ट बनाएंगे और हम लोग को 2 ही 3 हेड से पाला पड़ेगा। किससे किससे? शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ज़्यादातर इसी से मिले। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या लिखोगे? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप कैपिटल, शेयर फॉरफीचर, सब कुछ हम लोग लिखेंगे। समझ में है? तो अब कल वाली क्लास में, अभी इस पे 1-2 क्लास और हम लोग करेंगे, लेकिन यही वाली, ये 1 घंटे वाली, तो इसमें अभी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, किसमें किसमें बैलेंस शीट कैसे बनेगा। समझ आया? कंसेप्चुअली चैप्टर हो गया खत्म।